हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईएफए एकेडमी। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के ऑब्जेक्टिव सीरीज में मैं ईवी संजू आप सबों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट और कहें खूबसूरत सा न्यूमेरिकल जो आपके स्क्रीन में ऊपर में दिख रहा होगा। हालांकि ये बहुत पुराना क्वेश्चन है जो गेट 1993 में पूछा गया, लेकिन इस छोटे से क्वेश्चंस में आपको बहुत सारी चीज़ों को सीखने को मिलेगा। तो पहले मैं क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ, फिर हम इसके डिटेल सॉल्यूशन की ओर बढ़ेंगे। ओके, तो क्वेश्चन है, एट अ पॉइंट इन अ स्ट्रेस्ड बॉडी द स्टेट ऑफ स्ट्रेस ऑन टू प्लेन्स 45 डिग्री अपार्ट इज शोन बिलो। ये मैंने खींच के रखा है वो स्टेट ऑफ स्ट्रेस का, जिसमें दो प्लेन जो मान लो कि जो कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग जो जनरली जो लेते हैं, हाँ, वो ये रहा आपका y एक्सिस और ये रहा आपका x एक्सिस। ओके, तो x फेस का वैल्यू दे रखा है, x फेस का जो नॉर्मल स्ट्रेस दे रखा है का वैल्यू दे रखा है, और जो वो फेस जो 45 डिग्री पे जो इंक्लाइन है उस पे नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस का वैल्यू दे रखा है। और अब आपसे पूछा है कि इस स्टेट ऑफ स्ट्रेस के लिए डिटरमाइन दी टू प्रिंसिपल स्ट्रेस दैट इज सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2। ओके, तो चलिए इसके सॉल्यूशन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि ये जो स्टेट ऑफ स्ट्रेस दे रखा है, इस स्टेट ऑफ स्ट्रेस के लिए आपको सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ऐसे प्रॉब्लम में जब कभी भी जो स्टेट ऑफ स्ट्रेस अगर आपको दे रखा है, तो आपको सबसे पहले जो मोस्ट सर्किल में, जैसे ये जो फेस मान लो कि ये रहा एक्स फेस क्यों? क्योंकि ये एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है। आप सभी को पता है कि ये मान लो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर जो प्लेन मिलता है और जो फेस मिलता है वो एक्स फेस हुआ। तो मतलब ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स फेस, और एक्स फेस टोटली डिफाइंड है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि एक्स फेस का नॉर्मल स्ट्रेस पता है और शियर स्ट्रेस पता है। और जब मोर सर्किल जब आप ड्रॉ करते हो तो आप सभी को पता है कि मोर सर्किल ड्रॉ करने के लिए एक वर्टिकल एक्सिस लेते हो और वर्टिकल एक्सिस में आप रिप्रेजेंट करते हो शियर स्ट्रेस को, दैट इज टाउ, और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है इसमें आप रिप्रेजेंट करते हो क्या, नॉर्मल स्ट्रेस को, दैट इज सिग्मा को। ओके, तो ये रहा आपका सिग्मा, ये रहा आपका जो भी है कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन। ओके, मैं ये बोल रहा हूं कि जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस का आपका नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू पता है, शियर स्ट्रेस का वैल्यू पता है। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर कोई पॉइंट आपको डालना है तो उस पॉइंट को डालने के लिए आपको दो वैल्यू चाहिए, एक चाहिए सिग्मा का वैल्यू, एक चाहिए शियर स्ट्रेस टाउ का वैल्यू। इस फेस की जब आप बात करो, देखो एक्स फेस, यहाँ देखो एक्स फेस का नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू दे रखा है क्या, 8 एम्पियर बिल्कुल दे रखा है, शियर स्ट्रेस का वैल्यू भी दे रखा है। मतलब इस फेस को हम मोस्ट सर्किल में मतलब इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम लोग कर देते हैं भाई, चलो ठीक है। सबसे पहले आओ नॉर्मल स्ट्रेस। तो नॉर्मल स्ट्रेस कितना है? 8 एम्पियर। तो चलो भाई, ये रहा मेरा, यहां से मैं बढ़ता हूं, ये रहा मेरा 8 एम्पियर। ओके, 8 एम्पियर। अब दूसरा चाहिए यहाँ पर शियर स्ट्रेस का वैल्यू। तो इस फेस में, एक्स फेस में देखो शियर स्ट्रेस का वैल्यू क्या है? 3 एम्पियर। अब हो सकता है कि कभी कभी क्या होता है एग्जामिनेशन प्रेशर में आप भूल जाएं कि ये जो 3 एम्पियर ये क्लॉकवाइज, मतलब ये इसको मैं पॉजिटिव लूँ कि नेगेटिव लूँ। तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को बोलता हूँ कि आप इसको विजुलाइज करो, एक इस तरह का एरो और एक इस तरीके का एरो। इससे कैसे कर सकते हो कि अब देखो कि ये जो शियर स्ट्रेस लग रहा है एक्स फेस पे, इस वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट को कैसे घुमाएगा। तो आप देख सकते हो कि ये क्लॉकवाइज घुमाएगा। क्लॉकवाइज मतलब यू मतलब कि देखो पॉजिटिव, मतलब वो शियर स्ट्रेस जो वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट को क्लॉकवाइज घुमाता है उस शियर स्ट्रेस को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। ओके, तो ये रहा आपका यहाँ नॉर्मल स्ट्रेस 8 एम्पियर और 8 एम्पियर, और यहाँ पर शियर स्ट्रेस का वैल्यू क्या रख रहा है? 3 एम्पियर पॉजिटिव। मतलब चलो भाई, ये रहा मेरा ये जो पॉइंट हुआ, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स फेस को। ओके, तो ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है आपका एक्स फेस को। ठीक है जी, ओके। तो ये इसका वैल्यू में मैं लिखते चलूं, तो ये आपका 3 है और ये आपका यहाँ से लेके भाई यहाँ तक ये है आपका 8।
ओके, उसी तरीके से जो ये फेस है ना, ये फेस का भी, इस फेस पे भी नॉर्मल स्ट्रेस दे रखा है कितना, 2 MPa, शियर स्ट्रेस कितना दे रखा है, 3 MPa। मतलब जो दो, मतलब कोऑर्डिनेट पता है, एक तरह से हम बोले तो इस फेस का भी कोऑर्डिनेट पता है, तो उसको भी मैं उस कोऑर्डिनेट सिस्टम में टाउ और सिग्मा में मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। चलिए देखते हैं। तो ये रहा नॉर्मल स्ट्रेस 2 MPa, और इसको जरा ठीक से लिखो। तो यहां से मान लो, ओके, ये है आपका 8। अच्छा, ये देखो ये 2 MPa, तो 2 MPa, चलो भाई यहां से मैं ले लेता हूं, चलो ये रहा 2। ओके, नॉर्मल स्ट्रेस इस फेस में कितना लग रहा है, 2। तो यहां से चलो मैं बढ़ता हूं और ये ले लेता हूं मैं 2। अच्छा, शियर स्ट्रेस कितना है यहाँ पर देखो, ये भी 3 MPa। पॉजिटिव लूं कि नेगेटिव लूं, तो देखो ये भी देखो इस वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट को कैसे घुमा रहा है, क्लॉकवाइज घुमा रहा है। मतलब यहाँ पर भी हमको पॉजिटिव लेना पड़ेगा, ऊपर लेना पड़ेगा, कितना, 3 MPa। मतलब इसी के बराबर ही आपका आया। यहाँ पर ये रहा आपका 3 MPa। ठीक है, तो ये आपका 2 है और ये आपका 3। क्लियर है जी। तो ये पॉइंट जो मिला, ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, इस फेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, मान लो कि ये इस फेस का कोई मैं नाम दे दूं, मान लो N। ओके, तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि ये जो पॉइंट जो मिला आपको, ये वो N फेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, अच्छा, अब कैसे प्रोसीड करना है, तो बिल्कुल ध्यान पूर्वक देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है आपको। ठीक है, तो जो भी है आपको पता है कि जो मोर सर्किल होता है, कि मतलब हाँ, जो मोर सर्किल आप ड्रॉ करते हो, हाँ, ये रहा टाउ, ये रहा सिग्मा, और मोर सर्किल ये रहा आपका सर्किल। तो सर्किल का हर एक पॉइंट, हर एक सरकमफ्रेंस का हर एक पॉइंट, मोर सर्किल का हर एक पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है, किसी ना किसी फेस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इसी तरीके का ये जो पॉइंट है एन फेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक्स जो है एक्स फेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब ये जो भी है इस सर्किल के सरकमफरेंस का कोई पॉइंट है, ये वाला। ओके, क्लियर है। और उसके बीच जो जो वो फेस है, वो एक्स फेस और एन फेस, उसके बीच का एंगल कितना है, 45 डिग्री। फिजिकल प्लेन में 45 डिग्री, और मोर सर्किल में कितना, एग्जैक्टली 2 थीटा। मतलब फिजिकल प्लेन में थीटा और मोर सर्किल में कितना, 2 थीटा। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स फेस और ये एन फेस के बीच में मोर सर्किल में कितना का एंगल होगा, 90 डिग्री। ये 45 डिग्री है, तो 45 इंटू 2 उसमें 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है, अब 90 डिग्री कैसे बनाएगा, कि ये है एक्स फेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक चीज और जरा आप ध्यान से देखो कि भाई जो एक्स एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर जो फेस होता है वो क्या होता है आपका, वो एक्स फेस होता है। मतलब कि ये रहा आपका एक्स, और वो एक्सिस जो है आपका, ये रहा, अब देखो कैसे, ये रहा आपका एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस जो मूव करेगा ऐसे, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर जो आया यहाँ पर, ये हुआ आपका एक्स फेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये मान लो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स एक्सिस। ओके, और जो दूसरा जो ये है एन, तो मान लेते हैं कि एन एक्सिस, जो एन एक्सिस जो आ रहा है ऐसे, ये रहा आपका, है ना। उसी तरीके से जो मान लो कि ये रहा एन एक्सिस, और एन एक्सिस जो मिला उसके परपेंडिकुलर जो फेस मिला, ये मान लो कि एन फेस मिला। तो इसके बीच में जो दे रखा है आपको वो 90 डिग्री। आई होप कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है ना। ओके, जब ये आपको मिल गया 90 डिग्री, है ना, और ये आपको पता है कि ये हमेशा वो एक्सिस जो आएगा, ये मोर सर्किल के सेंटर से क्रॉस करेगा। तो ये हुआ आपका मोर सर्किल का सेंटर सी। ठीक है जी। अब देखो, जैसा कि आपको मैंने बताया कि जो फेस हुआ, ये पॉइंट वो सर्किल के का कहीं ना कहीं सरकमफरेंस, कोई ना कोई सरकमफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को। और आपका दूसरी बात, आपको उस सर्किल का सेंटर पता है, तो मोर सर्किल आप नहीं खींच सकते हो क्या, बहुत आसानी से खींच सकते हो। आप यहां से ये पकड़ो, और एक पॉइंट रहा है ये, दूसरा पॉइंट रहा है ये, आप इसका सर्किल बना दो। इस तरीके का
थोड़ा सा ठीक है जी। तो ये रहा आपका मोर सर्किल, क्लियर है। अब जैसे आपने मोर सर्किल खींच लिया, अब चीजें आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाती है। मोर सर्किल खींच लिया, आपसे जो पूछा गया है ये क्वेश्चन में, ये पूछा है डिटरमाइन दी टू प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होता है भाई? प्रिंसिपल स्ट्रेस होता है वो स्ट्रेस जो प्रिंसिपल प्लेन पे लग रहा होता है। और प्रिंसिपल प्लेन क्या होता है? प्रिंसिपल प्लेन वो प्लेन होता है जिस प्लेन पे शियर स्ट्रेस का वैल्यू 0 होता है। मैं जैसा कि मैंने आपको बताया, जो सर्किल होता है मोर सर्किल का जो सरकमफेरेंस होता है एक एक प्लेन को रिप्रेजेंट करता है, और वो प्लेन जिस प्लेन पे शियर स्ट्रेस का वैल्यू 0 होता है वो होता है प्रिंसिपल प्लेन। तो इस हिसाब से आप देखो, शियर स्ट्रेस का ये है, यहाँ से मैक्सिमम 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 0, मतलब दो को प्रिंसिपल प्लेन मिलेगा जहाँ पर शियर स्ट्रेस का वैल्यू 0, एक ये हुआ और ये हुआ, यहाँ पर शियर स्ट्रेस का वैल्यू 0 हुआ। तो ये हुआ मेजर मतलब बड़ा वाला प्रिंसिपल प्लेन, और ये हुआ छोटा वाला प्रिंसिपल प्लेन। तो ये हुआ मेजर प्रिंसिपल प्लेन, ये हुआ माइनर प्रिंसिपल प्लेन। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मैक्सिमम वैल्यू आप देखो यहाँ पर क्या है, सिग्मा 1। जो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस को हम लोग बोलते हैं, हाँ, मेजर प्रिंसिपल प्लेन पे जो स्ट्रेस लग रहा होता है उसको हम लोग बोलते हैं मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। और माइनर प्रिंसिपल प्लेन पे जो स्ट्रेस लग रहा होता है ये हुआ आपका सिग्मा 2। क्लियर है जी। अब ये ज्योमेट्री से आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं सिग्मा 1 का वैल्यू क्या होगा और सिग्मा 2 का वैल्यू क्या होगा। अब जरा देखें बहुत आसानी से कैसे निकाल सकते हैं। अगर ये 90 डिग्री है तो भाई मेरे ये कितना होगा, ये होगा 45 डिग्री और ये होगा 45 डिग्री। कहीं कोई दिक्कत है? नहीं। तो ये रहा आपका 45 डिग्री और ये भी रहा आपका 45 डिग्री। ओके ओके। ये देखो कि इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो इसमें ये 45 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो जाहिर सी बात है कि ये भी आपका क्या होगा, 45 डिग्री होगा। ओके, ये 45 डिग्री हुआ। तो भाई अगर इस ट्रायंगल की मैं बात करूं, इस ट्रायंगल की बात करूं तो ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री। अगर ये 3 है तो जाहिर सी बात है ये भी आपका 3 होगा। ओके, तो ये रहा आपका 3। ओके, ये अच्छा। अब अगर ये ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ये 3 है, ये 3 है, तो आप ये इसका जो ये वैल्यू है हाइपोटेन्यूज, इसको आप बहुत आसानी से पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल सकते हैं। वो वैल्यू होगा अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है भाई। अब क्या करो, 3 को आप बाहर निकाल लो तो ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 3√2। ठीक है जी। तो √2 क्या होता है, 1.41। तो ये हो जाएगा 3 × 1.41। ये कितना हो गया, 3 एकम 3, 4 तिया 12 का 2 हाथ में 1, 3 एकम 3 और 1 4, मतलब 4.23। ओके, ठीक है। ओके, तो आपका ये निकल गया 4.23, मतलब इसका रेडियस आपको निकल गया 4.23। अब जरा देखो, ये अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये 3 है हुआ, हाँ ये 3 हुआ, तो जाहिर सी बात है ये भी आपका 3 होगा। तो चलो भाई ये भी आपका 3 है। ओके, ये आप निकाल लिया 4.3। तो मतलब कहने का मतलब ये मोर सर्किल का जो रेडियस हुआ 4.3 है। अब जरा देखो, आपको ये फाइंड आउट करना है यहाँ से ये सिग्मा 1। वो सिग्मा 1 कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, देखो ये सेंटर, ये मोर सर्किल O से C का डिस्टेंस प्लस ये रेडियस ऐड कर दोगे तो आपको सिग्मा 1 निकल जाएगा, या OC माइनस रेडियस कर दोगे तो सिग्मा 2 निकल जाएगा। तो ठीक है, पर सबसे पहली बात तो कि OC देख लो, OC का वैल्यू क्या आने वाला है। तो OC जो आएगा, OC अब देख रहे हो ये O रखा है, लिखा है मैंने, और ये C मैंने लिखा है, तो OC का वैल्यू क्या होगा। अब जरा देखो, बहुत सारा तरीका है जिससे आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये वैल्यू देखो 8 है और ये वैल्यू आपका 2 है ना, तो इसका दोनों का एवरेज निकालोगे फिर भी ये निकल जाएगा। 8 + 2 10 डिवाइडेड बाय 2, मतलब 10 डिवाइड बाय 2 5। ये आपका OC 5। मैं दूसरे तरीके से भी दिखाता हूँ कि वो 5 ही आएगा। ठीक है, 5 एम्पियर। कैसे देख लो जरा। अगर मैंने बोला कि भाई यहाँ से यहाँ तक तो आपका 2 था, ये वैल्यू आपका 2 है, ठीक है, और यहाँ से देखो 2 है, और यहाँ से ये वैल्यू आपको कितना है, 3 है, तो 2 + 3 कितना हुआ, 5 है ना।
ओके, तो वैसे भी आप जा सकते हो ये 2 MPa और यहाँ से आप ये 3, तो 3 + 2 5, और चाहो तो आप ऐसे भी कर लो कि यहाँ से ये 8 है, 8 और यहाँ से ये 2 है, तो दोनों का एवरेज है ना, 8 + 2 10 / 2 5, मतलब वो 5 MPa, मतलब O से C आपने फाइंड आउट कर लिया 5 MPa। अगर एक बार आपने OC फाइंड आउट कर लिया तो OC प्लस ये रेडियस कर दोगे तो सिग्मा 1 निकल जाएगा, तो सिग्मा 1 फाइंड आउट कर लो। सिग्मा 1 क्या हो गया, OC प्लस रेडियस, ओके, और सिग्मा 2 भी फाइंड आउट कर सकते हो, OC माइनस रेडियस। तो ये क्या हो गया जरा देखो, OC कितना है, OC आपने देख लिया ये 5 है, हाँ, प्लस रेडियस कितना है 4.23, तो ये आपका हो गया 5 4 9, मतलब 9.23 ना, 23, तो 9.23 MPa जो भी होगा आपका ये आंसर होगा सिग्मा 1 का वैल्यू। अच्छा, सिग्मा 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 माइनस 4.23, तो कितना हुआ भाई, 5 जरा देख लो, 5 माइनस 4.23 कितना होता है, 0.77। हालांकि ये निकालने की आवश्यकता नहीं है, आप जैसे आप ये फाइंड आउट करोगे आपका आंसर निकल जाता है। फिर आप देखो, ओके, तो जरा आप देखो कि जैसे आप सिग्मा 1 आप देखो कि जो ऑप्शन दे रखा है आपके पास, ए है सिग्मा 1 इज इक्वल टू, एक मिनट, ओके, तो जैसे भी आपने निकाला सिग्मा 1 9.23, आप देखो जो ऑप्शन दे रखा है ए का है, ए में सिग्मा 1 दे रखा है 11.32, बी में 15.06 और सी में 9.24 और डी में नन ऑफ दी अबव। तो सिग्मा 1 आप देख रहे हो 9.23, हो सकता है कि थोड़ा सा यहाँ पर आप राउंडिंग में ये क्या होगा, एग्जैक्टली आ जाता 4.24 जो भी, ठीक है, तो 9.23। इस तरीके से आप आंसर देख सकते हो कि ऑप्शन नंबर सी हुआ आपका आंसर। हाँ, आप चाहो तो आगे बढ़ के आप, हालांकि ये कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है, आप क्यों टाइम वेस्ट करोगे एग्जामिनेशन में, जैसे आपको ये वैल्यू मिला और ये सिर्फ एक ही मैच कर रहा है, वो है ऑप्शन नंबर सी, और आप सी मार के आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। लेकिन जब आप घर में हो, घर में प्रैक्टिस कर रहे हो, तो मैं रिकमेंड करता हूं कि आप ये भी वैल्यू कैलकुलेट करके देख लो ताकि चीज़ों को सीखने को मिले। तो देखो कि ये भी मैंने कैलकुलेट कर दिया, तो वैल्यू जो आ रहा है आपका मैच कर रहा है, सी का जो सिग्मा 2 का वैल्यू है 0.76 है ना, तो दोनों ही आपका निकल जाता है सी पे। आई होप ये चीज़ों को समझने में आपको कोई कठिनाई नहीं आई होगी और आपको मज़ा आया होगा। तो फ्रेंड्स, थैंक यू जो आप EF एकेडमी के साथ जुड़ रहे हैं, और जैसा कि आपका जो फीडबैक, जो पॉजिटिव फीडबैक जो देखने को मिलता है कमेंट बॉक्स में, उससे हमें काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी मिलता है, और इसी तरीके से अपना फीडबैक देते रहें, और नए चीज़, ताकि मैं नए चीज़ों को और अच्छे कॉन्सेप्ट को आपके सामने इसी तरीके से लाके एक्सप्लेन कर सकूं। ओके, थैंक यू पेशेंटली देखने के लिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।